नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम सितंबर 2025 क्रोनोलॉजी यानी अगस्त का आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमिक का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आर्थिक परिदृश्य को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी प्रदान की है। कब? 12 अगस्त 2025 को। किस मिशन को गति देने के लिए? भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM को गति देने के लिए। इसके लिए ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में कुल 4600 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। भुवनेश्वर, ओडिशा में ब्रिटेन की साझेदारी से 6M प्राइवेट लिमिटेड भारत की पहली व्यावसायिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई स्थापित की जाएगी। भुवनेश्वर, ओडिशा में ही 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक दुनिया की सबसे उन्नत एडवांस पैकेजिंग तकनीक भारत लाएगी और एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड यूनिट स्थापित करेगी। आंध्र प्रदेश में एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी ASIP दक्षिणी कोरिया के सहयोग से स्थापित की जाएगी। मोहाली, पंजाब में कॉन्टिनेंटल डिवाइस CDIL अपनी मौजूदा सेमीकंडक्टर निर्माण व्यवस्था का विस्तार करेगी। इससे भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी व आत्मनिर्भरता में मजबूती मिलेगी। भारत में 4 नए सेमीकंडक्टर संयंत्रों की मंजूरी के साथ अब कुल 10 सेमीकंडक्टर संयंत्र हो जाएंगे। भारत सरकार ने 12 अगस्त 2025 को भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कितनी नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? तो सही उत्तर होगा 4। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत नई परियोजनाओं में से कौन सी इकाई ओडिशा भुवनेश्वर में ब्रिटेन की साझेदारी से देश की पहली व्यावसायिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई स्थापित करेगी? तो सही उत्तर होगा 6M प्राइवेट लिमिटेड। दक्षिणी कोरिया की तकनीकी साझेदारी के साथ आंध्र प्रदेश में कौन सी कंपनी सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी? तो सही उत्तर होगा ASIP। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पंजाब मोहाली में अपनी मौजूदा सेमीकंडक्टर निर्माण व्यवस्था का विस्तार कौन सी कंपनी करेगी? तो सही उत्तर होगा CDIL। 12 अगस्त 2025 को स्वीकृत नई 4 इकाइयों के बाद भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कुल कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं? तो सही उत्तर होगा 10। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की समिति ने 12 अगस्त 2025 को अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में तोतो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की। इसके लिए अनुमानित लागत 8146.21 करोड़ रुपए होगी। इससे 700 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की जाएगी। यह 72 महीनों में बनकर तैयार होगी। इसका निर्माण कौन करेगा? नीपको यानी नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार। अरुणाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली मिलेगी और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1% हिस्सा मिलेगा, जिससे सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी। तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्वीकृत की गई है? सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो सही उत्तर होगा 8146.21 करोड़ रुपए। तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना के तहत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो सही उत्तर होगा 700 मेगावाट। तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण कौन सी एजेंसी करेगी? तो सही उत्तर होगा निपको और अरुणाचल प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में निकल, कॉपर और प्लेटिनम के संभावित भंडारों की खोज। तो साथियों, महासमुंद जिला कहाँ पर है जहाँ पर निकल, तांबा और प्लेटिनम के भंडारों की खोज की गई है? तो सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में। इनके सल्फाइड खनिज की खोज डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड द्वारा बालूकोना जमनीडीह ब्लॉक में की गई। भारत में पहली बार यहाँ सल्फाइड मिला है। प्रारंभिक खोज में महासमुंद जिले में 700 मीटर लंबी खनिजीकृत पट्टी की पहचान की गई और 300 मीटर की गहराई तक सल्फाइड खनिजों की पुष्टि की गई। बालूकोना के निकट ही वेदांता लिमिटेड को पूर्व में आवंटित केलवर डबरी ब्लॉक सहित इस क्षेत्र में रणनीतिक खनिजों का व्यापक विकास संभावित है।
राज्य सरकार ने रणनीतिक खनिजों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 50% से अधिक अन्वेषण प्रस्तावित इन्हीं पर केंद्रित किए हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकल, तांबा और प्लेटिनम समूह तत्वों का संभावित भंडार खोजा गया है? तो सही उत्तर होगा महासमुंद। महासमुंद जिले के किस ब्लॉक में निकल, कॉपर, प्लेटिनम समूह तत्वों का सल्फाइड खनिज खोजा गया है? तो सही उत्तर होगा बालूकोना जमनीडीह ब्लॉक में। महासमुंद जिले में निकल, कॉपर और प्लेटिनम समूह तत्वों की खोज किस कंपनी द्वारा की गई है? तो सही उत्तर होगा डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड DGML द्वारा। भारत में पहली बार कहाँ सल्फाइड खनिज मिला है? तो सही उत्तर होगा बालूकोनी जमनीडीह ब्लॉक महासमुंद में। अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला केंद्र द्वारा 30 राज्य या यूटी में लागू की गई है, यह मणिपुर में लागू नहीं है। किस प्रणाली के तहत है? PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत है। इसके तहत अनाज के भंडारण, परिवहन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुशल बनाया जाएगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित इस तकनीकी को इससे जुड़े स्कैन पोर्टल को दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। यह पहल PDS लॉजिस्टिक में पारदर्शिता लाती है। इससे लाभ क्या होगा? इससे लॉजिस्टिक की बेहतर योजना संभव होगी, जिससे सरकार को प्रति वर्ष लगभग 250 करोड़ की बचत होने का अनुमान है। अन्न चक्र क्या है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पूरे देश में PDS लॉजिस्टिक यानी अनाज के भंडारण और परिवहन को सुव्यवस्थित और कुशल बनाना है। अन्न चक्र पहल किससे संबंधित है? डिजिटल खाद्य आपूर्ति श्रृंखला तकनीक से। अन्न चक्र पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? PDS के तहत अनाज के भंडारण और परिवहन को कुशल बनाना। कितने राज्यों या यूटी में अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला तकनीकी लागू की गई है? तो सही उत्तर होगा 30 राज्य या यूटी में। साथियों, 31 में लागू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मणिपुर में लागू नहीं की गई है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार कौन बन गया है? भारत। किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ IATA के अनुसार। इन्होंने 4 अगस्त 2025 को एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार जापान को पछाड़कर भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। 2024 में भारत में हवाई यात्रियों की संख्या 21.1 करोड़ रही, जो 2023 की तुलना में 11.1% अधिक है। इस सूची में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर ब्रिटेन, चौथे स्थान पर स्पेन और 5वें स्थान पर कौन है? 5वें स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। सबसे व्यस्तम हवाई मार्ग में भारत का मुंबई दिल्ली मार्ग 59 लाख यात्रियों के साथ दुनिया का 7वां सबसे व्यस्त घरेलू हवाई मार्ग रहा। विश्व का सबसे व्यस्त मार्ग कौन सा रहा? दक्षिणी कोरिया का जेजू सियोल मार्ग। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ IATA की 4 अगस्त 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है? तो सही उत्तर होगा जापान को पीछे छोड़कर। वर्ष 2024 में भारत में हवाई यात्रियों की संख्या कितनी रही? 21.1 करोड़। वर्ष 2024 में भारत की हवाई यात्री वृद्धि दर 2023 की तुलना में कितनी रही? 11.1%। IATA की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार कौन सा है? अमेरिका। भारत का कौन सा हवाई मार्ग 59 लाख यात्रियों के साथ दुनिया का 7वां सबसे व्यस्त घरेलू हवाई मार्ग रहा? तो सही उत्तर होगा मुंबई दिल्ली। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई मार्ग कौन सा है? तो सही उत्तर होगा जेजू सियोल दक्षिणी कोरिया। विश्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला विमान कौन सा है? बोइंग। नीति आयोग ने भारत का पहला भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया, जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा? दिल्ली। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI 2025 में याद रखना, पहले स्थान पर दिल्ली रहा 73 अंकों के साथ, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर चंडीगढ़। और जारी किसने किया यह इंडेक्स? नीति आयोग ने। उद्देश्य क्या है इस इंडेक्स का? EV यानी इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार की प्रगति को मापना। राज्यों को फ्रंट रनर, परफॉर्मर और आकांक्षी श्रेणियों में बांटा गया, यानी
टोटल 3 श्रेणियों में बांटा गया, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और आकांक्षी। नीति आयोग ने यह इंडेक्स कब जारी किया? 4 अगस्त 2025 को। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए $200 अरब के अवसर का द्वार खोलना। 3 मुख्य विषय थे जिसके अंतर्गत 16 संकेतांक थे। इस आधार पर राज्यों को 100 में से अंक प्रदान किए गए। 3 मुख्य विषय कौन से थे? परिवहन का इलेक्ट्रीकरण यानी ईवी की मांग और अपनाने में हुई प्रगति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, ईवी अनुसंधान एवं नवाचार। समग्र प्रदर्शन में दिल्ली पहले स्थान पर रहा 73 अंकों के साथ, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 68 अंकों के साथ, तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ 65 अंकों के साथ। टॉप 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। इंडेक्स में स्कोर के साथ श्रेणीवार स्कोर देखें तो फ्रंट रनर में 65 से 99 स्कोर के साथ दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ रहा। परफॉर्मर में 50 से 64 के साथ कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा उच्चतम श्रेणी पर रहा। आकांक्षी स्कोर में 0 से 49 के साथ ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, लद्दाख, आंध्र प्रदेश सहित शेष राज्य व यूटी रहे। तो याद रखना IEMI स्कोर पहले नंबर पर दिल्ली। साथियों, इसमें फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट 3 श्रेणी हैं। एस्पिरेंट 0 से 49 स्कोर वाले, परफॉर्मर 50 से 64 स्कोर वाले, फ्रंट रनर 65 से 99 स्कोर वाले। तो फ्रंट रनर में 1 नंबर पर दिल्ली है, परफॉर्मर में 1 नंबर पर कर्नाटका है, एस्पिरेंट में 1 नंबर पर ओडिशा है और 2 नंबर पर राजस्थान है। विश्ववार अग्रणी राज्य में परिवहन विद्युतीकरण में दिल्ली पहले स्थान पर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हरियाणा पहले स्थान पर, ईवी अनुसंधान और नवाचार में दिल्ली पहले स्थान पर। ट्रांसपोर्ट की श्रेणी में फ्रंट रनर और परफॉर्मर दोनों में 1 नंबर पर चंडीगढ़ है, जबकि एस्पिरेंट में 1 नंबर पर पंजाब है और 3 नंबर पर राजस्थान है 49 स्कोर के साथ। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्रंट रनर पर यानी 1 नंबर पर है हरियाणा, परफॉर्मर में है 1 नंबर पर मणिपुर और एस्पिरेंट में है 1 नंबर पर राजस्थान 45 स्कोर के साथ। ईवी रिसर्च और इनोवेशन में फ्रंट रनर पर यानी 1 नंबर पर है दिल्ली, परफॉर्मर में 1 नंबर पर है उत्तर प्रदेश और एस्पिरेंट में 1 नंबर पर है राजस्थान 49 स्कोर के साथ। प्राइवेट ईवी अडॉप्शन में 5 श्रेणियां हैं। अचीवर में साथियों गोवा, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र हैं 100 स्कोर के साथ। फ्रंट रनर पर 1 नंबर पर है ओडिशा, परफॉर्मर में 1 नंबर पर है राजस्थान 64 स्कोर के साथ। एस्पिरेंट श्रेणी में 1 नंबर पर है उत्तराखंड। कॉमर्शियल ईवी अडॉप्शन में भी 4 श्रेणियां हैं। अचीवर में असम, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश 100 स्कोर के साथ हैं। फ्रंट रनर में त्रिपुरा है, परफॉर्मर में मध्य प्रदेश है, एस्पिरेंट में 1 नंबर पर झारखंड है और 2 नंबर पर राजस्थान है 36 स्कोर के साथ। ईवी टू ईवी चार्जर रेशियो में भी साथियों अचीवर में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, सिक्किम और नागालैंड हैं 100% स्कोर के साथ। फ्रंट रनर में है हरियाणा, परफॉर्मर श्रेणी में कोई भी नहीं है। एस्पिरेंट श्रेणी में 1 नंबर पर दिल्ली है। राजस्थान 18 स्कोर के साथ इसमें शामिल है। ईवी स्टार्टअप में अचीवर में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना 100 स्कोर के साथ हैं। फ्रंट रनर में कर्नाटका है, परफॉर्मर में गुजरात है, राजस्थान भी इसमें यानी किसमें ईवी स्टार्टअप में परफॉर्मर श्रेणी में शामिल है 52 स्कोर के साथ। एस्पिरेंट श्रेणी में मणिपुर है पहले स्थान पर। जम्मू कश्मीर, नागालैंड और दादरा नगर हवेली में कोई भी ईवी पॉलिसी नहीं बनाई गई है। अरुणाचल प्रदेश में ईवी पॉलिसी ड्राफ्ट में है, जबकि बाकी सभी राज्यों में ईवी पॉलिसी को नोटिफाइड कर दिया गया है। राजस्थान के बारे में इस रिपोर्ट में दे रखा है। राजस्थान का एरिया कितना है? 34239 वर्ग किलोमीटर यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन कितनी है? 824 लाख।
और जीएसडीपी कितनी है 9.1 लाख करोड़। आईईएमआई स्कोर कितना है 48। टाटा पावर और राजस्थान सरकार ने मिलकर 1.2 लाख करोड़ के क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव शुरू किए हैं। रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 20% है। राजस्थान में हाईएस्ट ईवी कहाँ पर हैं? जयपुर में। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने ईवी प्रमोशन के लिए और सोलर पावर चार्जिंग के लिए आपस में सहयोग समझौता किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सुमन के बेरी। नीति आयोग के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग ने देश का पहला भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स आईईएमआई कब जारी किया? 4 अगस्त 2025 को। आईईएमआई 2025 में किस राज्य या यूटी ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो सही उत्तर होगा दिल्ली ने। कितने अंक प्राप्त किए? 73 अंक। आईईएमआई कितने प्रमुख विषयों और संकेतांकों पर आधारित है? तो सही उत्तर होगा 3 विषय और 16 संकेतांक। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। कितना रहा 2024-25 वित्त वर्ष में? 1,50,590 करोड़। पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। डीपीएसयूएस यानी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और अन्य पीएसयू का कुल उत्पादन में लगभग 73% योगदान रहा है, जबकि निजी क्षेत्र में 23% की भागीदारी रही है। यानी 73% भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र की, 23% भागीदारी निजी क्षेत्र की। 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई, जबकि निजी क्षेत्र में 28% की वृद्धि हुई। याद रखना, योगदान तो सबसे ज़्यादा है सार्वजनिक क्षेत्र का, जबकि पिछले साल की तुलना में वृद्धि ज़्यादा हुई है निजी क्षेत्र में। भारत में रक्षा निवेश के लिए निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई, जो वित्त वर्ष 23-24 में 21% की बढ़त को प्रदर्शित करती है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश का रक्षा निर्यात बढ़कर कितना हो गया है? 23,622 करोड़ रुपए, जो पिछले साल की तुलना में 12.04% अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना रहा? तो सही उत्तर होगा 1,50,590 करोड़ रुपए। डीपीएसयूएस और निजी क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि कितनी रही? तो डीपीएसयूएस की रही 16% और निजी क्षेत्र की 28%। वित्त वर्ष 2024-25 में निजी क्षेत्र का रक्षा उत्पादन में योगदान कितना रहा? 23%, जबकि डीपीएसयूएस का कितना रहा था? 77%। वित्त वर्ष 2024-25 का रक्षा उत्पादन 2023-24 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक रहा? 18%। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात कितना रहा? 23,622 करोड़ रुपए। 2024-25 में रक्षा निर्यात की वृद्धि दर कितनी रही? 12.04%। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत कार्य करने हेतु 7 उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता प्रदान की गई है। किस मिशन के तहत? NCMM यानी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसका हिंदी अर्थ है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत किसने मान्यता प्रदान की है? खान मंत्रालय ने। कितने उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता प्रदान की है? 7 उत्कृष्टता केंद्रों को, जिसके अंतर्गत 4 IIT हैं। कौन सी? IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT धनबाद, IIT रुड़की। और 3 अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं हैं। कौन कौन सी? CSIR, IMMT भुवनेश्वर, CSIR NML जमशेदपुर, NFTDC हैदराबाद। यानी इन 7 उत्कृष्टता केंद्र COE को मान्यता प्रदान की गई है। कब? 31 जुलाई 2025 को। अब इन्हें परियोजना के आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा। RBI की MPC बैठक 4 से 6 अगस्त 2025 को हुई।
इसमें रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखा, यानी रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने फरवरी में रेपो रेट में 0.25%, अप्रैल में 0.25% और जून में 0.50% की कटौती की थी। यह वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी द्विमासिक नीति है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% बरकरार रखा है। सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के अनुमान को 3.7% से घटाकर 3.1% कर दिया है। 1 अगस्त 2025 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 688.19 अरब डॉलर था। इसके अतिरिक्त आरबीआई मृत बैंक ग्राहकों के खातों और लॉकरों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया को मानकीकृत करेगा। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की अगली बैठक 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक होगी। वर्तमान में साथियों रेपो रेट कितनी है? 5.50%। अगस्त 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 688.19 अरब डॉलर। निम्न में से सही विकल्प चुनिए। अगस्त 2025 में रेपो रेट 5.50% रही। एमपीसी ने जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.5% पर रखा। सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति 3.7% रह गई। तो साथियों एक सही होगा, ए और बी। सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति 3.1% रह गई। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किया गया। कब? 26 अगस्त 2025 को। कहाँ पर? गुजरात के हंसलपुर में। इस अवसर पर इन्होंने सुजुकी के पहले वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEW की ई विटारा को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्थित TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन की भी शुरुआत की। तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के इस संयुक्त उद्यम से अब 80% से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही संभव होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 25 अगस्त 2025 को अहमदाबाद में 5400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 1400 करोड़ रुपए की रेल परियोजना और उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड की 1000 करोड़ की बिजली वितरण परियोजना भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हंसलपुर, गुजरात में 26 अगस्त 2025 को। यहीं पर इन्होंने सुजुकी की ई विटारा को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने गुजरात में किस संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन की शुरुआत की? तो सही उत्तर होगा TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में। तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के संयुक्त उद्यम से भारत में कितनी प्रतिशत बैटरी का निर्माण संभव होगा? 80%। भारत अब सुजुकी के EV का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री ने TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र से उत्पादन शुरू किया। संयुक्त उद्यम से भारत में 60% बैटरी का निर्माण संभव होगा। इसका जवाब आप नीचे कमेंट में दीजिए। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्तर का ट्रायल। तो एशिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर। इसका ट्रायल किसने किया है? भारतीय रेलवे ने। ट्रायल कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चंदौली स्थित गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक अगस्त 2025 में 209 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 10 मिनट में तय किया गया और स्पीड कितनी थी? 40.50 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल 345 वैगन शामिल हैं, जिसमें से एक खाली वैगन में 72 टन माल लदा हुआ था। रुद्रस्तर ट्रेन एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। सही बात है। ट्रायल रन में औसत गति 40.50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सही बात है। ट्रेन ने 209 किलोमीटर की दूरी पूरी की। सही बात है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन 4 राइट होगा। इसमें कुल मिलाकर 7 इंजन का उपयोग किया गया। इसके आगे 2 इंजन लगाए गए थे और हर 59 बोगियों के बाद हर रैंक के साथ एक इंजन लगाया गया था। मछली उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। भारत विश्व की करीब 8% मछली का उत्पादन करता है।
2013-14 से 2024-25 तक कुल मछली उत्पादन में समुद्री और अंतर्देशीय दोनों को मिलाकर 103% की वृद्धि हुई। देश में मत्स्य उत्पादन 96 लाख टन से बढ़कर 195 लाख टन हो गया। अंतर्देशीय मछली पालन में 142% की वृद्धि हुई और 61 लाख टन से बढ़कर 147.37 लाख टन हो गया। टॉप मछली उत्पादक राज्य कौन है? 1 नंबर पर आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पर पश्चिम बंगाल, 3 नंबर पर कर्नाटक, 4 नंबर पर ओडिशा, 5 नंबर पर गुजरात और 6 नंबर पर केरल। तो टॉप मछली उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक देश का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक है। 4 अगस्त 2025 से यह निर्णय प्रभावी हो जाएगा। देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? कांडला, गुजरात में। कब? 31 जुलाई 2025 को। किसने उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। कांडला में स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में इसका उद्घाटन किया गया। क्षमता कितनी है? 1 मेगावाट। स्वदेशी तकनीक से मात्र 4 महीनों में निर्मित यह संयंत्र सालाना लगभग 140 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। यह प्लांट राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के 2030 तक के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान देता है? तो सही उत्तर होगा लगभग 8%। और विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। शीर्ष मत्स्य उत्पादक राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, केरल। ऑप्शन 1 राइट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो सही उत्तर होगा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर होगा कांडला, गुजरात में। क्षमता कितनी है इसकी? 1 मेगावाट। और सालाना कितनी हरित हाइड्रोजन उत्पादन करेगा? 140 टन। अप्पीडा ने 3 नए क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की घोषणा की है। कहां पर? पटना बिहार में, देहरादून उत्तराखंड में, रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसी के साथ अप्पीडा के कुल क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 19। अप्पीडा का पूरा नाम क्या है? कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। अप्पीडा क्या कार्य करता है? प्राधिकरण कृषि उत्पादों के निर्यात से जुड़े उद्योगों का विकास, निर्यात का पंजीकरण, उत्पादों के लिए मानक तय करना और विपणन यानी मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। अप्पीडा 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थापित करेगा? सही उत्तर होगा पटना, देहरादून और रायपुर। इसी के साथ अप्पीडा के कुल 19 क्षेत्रीय कार्यालय हो जाएंगे। जीएसटी स्लैब संरचना के बदलाव को मंजूरी प्रदान की गई है। कब? 21 अगस्त 2025 को। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। अब मौजूदा 4 स्लैबों में से 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है और अब केवल 2 स्लैब बची है। नई संरचना के बाद अब जीएसटी प्रणाली में केवल 2 स्लैब 5% और 18% रहेंगी। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 30 जून 2025 तक देश भर में 395 कोल्ड चेन परियोजनाओं व 1134 खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के साथ कितने मेगा फूड पार्क को मंजूरी प्रदान की है? तो सही उत्तर होगा 41। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा पीएमकेएसवाई के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 30 जून 2025 तक 8853 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर होगा 1601 परियोजनाओं के लिए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत एशिया का सबसे बड़ा रेल ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कहां है, जहां से 5 राज्यों की 350 मालगाड़ियों पर नजर रखी जाती है? तो सही उत्तर होगा अहमदाबाद, गुजरात। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारी करता डिफॉल्ट रेटिंग को किस स्तर पर बरकरार रखा है? तो सही उत्तर होगा BBB- यानी BBB- पर। रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BEML लिमिटेड को रेल और मेट्रो क्षेत्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध किस देश से मिला है? तो सही उत्तर होगा मलेशिया से। तो साथियों, आर्थिक परिदृश्य में इतना ही।
अगले वीडियो में देखेंगे हम प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।